जो आदमी अपने मित्र का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। मैं विद्यार्थी परिषद के साथ जो है कि ये 2 साल तक काम किया, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उन 2 साल में मुझे झंडा ढोने वाला और पट्टा बांधने वाले के अलावा कोई पहचान नहीं मिला था। हमको नेतृत्व करता कि अगर किसी ने पहचान दी है तो हमारा छात्र संगठन है, हमारा NSU। और चूँकि छात्र जो होता है, जो छात्र नेता होता है, शुरू से बगावती तेवर वाला होता है। अब BA की पढ़ाई कर लिए, MA की पढ़ाई कर लिए, LLB मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो माँ बाप पूछते हैं, मेरे भी गार्जियन पूछते हैं बेटा अब क्या करवा। और ये सबसे कठिन सवाल होता है। चुनाव जितना एक घटना होती है और नेता बनना एक पूरी प्रक्रिया होती है। राहुल गांधी के साथ अरुण गांधी होते तो आज जो उनका कद है, आज जो उनका ओहदा है, वो भी राष्ट्रीय नेता का होता। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के छात्रों की वो आवाज़ जिसे दबा पाना शायद बहुत मुश्किल होने वाला है। और निश्चित तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि भविष्य में एक बेहतरीन नेता गोरखपुर से जो निकल करके आगे देश में अपना नाम रोशन करने वाला है वो हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं गोरखपुर के तेज तर्रार छात्र नेता योगेश प्रताप सिंह का। स्वागत है योगेश आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी स्वामी विवेकानंद छात्रावास पे बहुत बहुत स्वागत है सभी छात्रावासी भाइयों के द्वारा। और आपके माध्यम से हम सर्वप्रथम आज पूरे देश को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं। ये हम आपसे जानना चाहेंगे शुभकामनाओं के बाद कि छात्र जीवन में ये राजनीति की जो शुरुआत है आपकी वो कहाँ से हुई थी? देखिए, बचपन से ही मेरे अंदर एक मॉनिटरिंग वाली क्षमता थी। जैसे मैं जब प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता था तब भी मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा छात्र होता था। और टीचर जो होते थे वो जब क्लास में नहीं आते थे, क्योंकि आप जानते हैं प्राथमिक पाठशालाओं की स्थिति है कि कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई होती, टीचर 1-2 रहते हैं। तो होता क्या था कि जब टीचर होते थे क्लास में तब तो पढ़ाते थे, लेकिन जब वो कहीं दूसरे क्लास में जाते, जैसे मान लीजिए हम 3री क्लास में पढ़ते हैं, जब वो 4थी क्लास में पढ़ाने तो कहते क्या थे कि अपने क्लास को तुम संभाल के रखना, इस टाइम पे इस पीरियड में नहीं रहूँगा, ठीक। तो उसी टाइम से बचपन से मेरे अंदर एक चीज़ था कि लोगों को अपने एक साथ रख करके, और ये बड़ा खुशी रहा कि मुझे बचपन से छात्र मेरी बात सुनते थे। और कहीं कि मुझको इस चीज़ आगे चल के मुझको नहीं पता था मुझे छात्र राजनीति में जाना है, लेकिन आगे चल करके जब हम विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए, फिर यहाँ पे छात्रों का मदद करना, लोगों का जब देखा, फिर एक यहाँ प्लेटफार्म मिला। चूँकि इंटर कॉलेज तक तो छात्र संघ का चुनाव वगैरह कुछ ऐसी चीज़ होता नहीं है, प्लेटफार्म हमको यूनिवर्सिटी से मिला था। तब जा करके अब हम भी समझ पाए और चाहे लोग समझ पाए कि मेरे अंदर छात्र राजनीति के गुण थी, चाहे राजनीति जाने का एक वो था। सबके जीवन में देखा जाता है कि कोई ना कोई एक घटना होती है जो पूरे जीवन के नज़रिए को बदलने का कार्य करती है। आमतौर पर कहें कि अगर गांधी जी को ट्रेन से न उतारा गया होता तो शायद देश को एक राष्ट्रपिता नहीं मिल पाता, भारत को राष्ट्रपिता नहीं मिल पाता। तो ऐसे में योगेश प्रताप सिंह के जीवन में वो कौन सी घटना रही जिसने विश्वविद्यालय को एक तेज तर्रार छात्र नेता दिया है? देखिए, कहीं न कहीं देखिए, हमेशा मेरा मानना है परिवर्तन 2 परिस्थितियों में होता है, या तो अभाव में या चाहे किसी के प्रभाव में। तो विश्वविद्यालय में जब हम प्रवेश लिए तो चूँकि छात्र संघ का चुनाव तो था नहीं कि हम ये कहें मैं फलाने छात्र नेता से बहुत प्रेरित था, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभाव था यहाँ पे हर चीज़ का अभाव था। पानी से लेकर के, यहाँ पे पढ़ने की किताबों से लेकर के, यहाँ पे साफ़ सफाई से लेकर के सारी व्यवस्था, यहाँ का माहौल जो था वो भी ऐसा था कि यहाँ पे आपको एक अच्छे माहौल के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छी सारी व्यवस्था के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। विश्वविद्यालय में मुझको लगता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है, एक साधारण सा भी काम है, एक आम छात्र जाता है तो उसको परेशान नहीं किया जाता है, जिसका सामना हम स्वयं किए थे। हम लोग नए नए प्रवेश लिए थे तो प्रवेश के दरमियान पता नहीं होता था कि आर्ट फैकल्टी कौन सी है, उसके डीन कौन से हैं, कहाँ साइन, कहाँ मुहर, क्या कराना है। तो जिन समस्याओं को हमने फेस किया था, आगे चल करके हमने ये विचार किया कि जो हमारे नए साथी आते हैं उनको इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो धीरे धीरे हमने छात्रों की मदद करनी शुरू की। हम लड़ते रहे, जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। इस प्रकार से एक विश्वविद्यालय के साथ भी संबंध स्थापित हुआ, उनके कर्मचारियों से संबंध हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध हुआ, पुलिस प्रशासन से भी मुठभेड़ होता रहा अक्सर तमाम संघर्षों को लेकर के। तो छात्रों को सहयोग करने की जो भावना थी, ये मेरा विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद और तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि जो समस्याएं यहाँ पे थीं वो लगातार थीं, बढ़ती जा रही थीं, जिसको कोई सुनने वाला नहीं था। ये अभी आपने जो बात की कि जब आप विश्वविद्यालय में आए जो माहौल था उसकी वजह से आपने अपने आप को राजनीति में लाने का कार्य किया, या उस माहौल ने आपको राजनीति में लाने का कार्य किया, ये बात हम जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उसके 2-4-5 वर्ष आगे से सुनते आ रहे हैं, अखबारों के माध्यम से या कहीं पे भी। हर छात्र नेता की जुबान पर कुछ रटे हुए मुद्दे होते हैं: पानी, पुस्तकालय, शिक्षा का माहौल और सफाई। क्या कारण आप समझते हैं कि विश्वविद्यालय से ये मुद्दे अब तक सुलझे नहीं? न सफाई दिखती है,
अभी कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र डाल रहे थे कि इस हर विभाग में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। पीने के पानी की उपलब्धता को लेकर के भी पोस्ट आते रहे हैं, छात्रों ने आवाज़ उठाई है हमेशा, लेकिन कारण क्या लगता है कि इन मुद्दों का कोई उचित समाधान नहीं निकलता? देखिए, इसके लिए हम ये नहीं कि पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का प्रशासन ही जिम्मेदार है। देखिए, महात्मा गांधी जी की आपने भी कुछ देर पहले बात किया, तो वो कहते थे कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। यदि हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में सफाई व्यवस्था हो, तो छात्रों का भी कर्तव्य है कि विश्वविद्यालय में साफ़ सफाई का ध्यान रखे। लेकिन विश्वविद्यालय का जो नियामक बॉडी है, जो यहाँ का तंत्र है, जो सिस्टम है, आप स्वयं जब विश्वविद्यालय में जाएंगे, आप निरीक्षण करेंगे, तो आप एक चीज़ समझ में आएगा कि यहाँ पे निरंकुशता है। यहाँ पे हर चीज़ को लेके बंदर बांट है। जैसे कि सफाई के नाम पे बजट तो बहुत आता है यहाँ पे, निश्चित तौर पे आप इसी छात्रावास में देखेंगे तो हर साल सफाई के नाम पे लाखों करोड़ों का बजट आता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। और सबसे बड़ा वजह मुझको एक दिखा कि छात्रों को यहाँ प्रतिनिधि नहीं दिया गया। जैसे छात्र संघ का चुनाव यहाँ पे करीब 1 दशक तक बैन रहा, 2006 के बाद 2016 में चुनाव हुआ, और उसके बाद से फिर 4-5 साल से बैन है। जब छात्रों के पास अपना एक नेतृत्व करने वाला नेता होता है, जब उनकी आवाज़ को मुखरता से रखने वाला कोई व्यक्ति होता है, कोई छात्र होता है, तो शायद उनकी समस्याओं को और ज़्यादा मजबूती सुना जाता है। और ये कहा भी गया है कि राजनीति की पहली पाठशाला है छात्र राजनीति। और अगर हम चाहते हैं कि देश का, समाज का विकास हो, तो मेरा मानना है कि राजनीति में अच्छे लोगों का आना, शिक्षित लोगों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो छात्र संघ की राजनीति से संभव हो पाता है। छात्र संघ की राजनीति से शिक्षित लोग राजनीति में आते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है, छात्र संघ कहीं ना कहीं छात्र हितों की बात करने के बजाय कहीं जातीय वर्चस्व का चुनाव बन करके रह जाता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से उठ करके कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर जा करके अपनी पहचान बना सकता है? और यदि वो एक अच्छा नेता साबित होता है, अच्छा जनप्रतिनिधि साबित होता है, वो अच्छा इंसान भी साबित होगा, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, आपने जो सवाल कहा है कि शिक्षा का व्यक्तित्व के निर्धारण में क्या योगदान होता है, बेसिकली यही है कि छात्र नेता है तो क्या ज़रूरी एक अच्छा इंसान से अच्छा नेता ही होगा। देखिए, संभावनाओं पर दुनिया टिकी हुई है, और सबका ये मानना होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं आमतौर पे, वो युवाओं की आवाज़ को, छात्रों की आवाज़ को, नौजवानों की आवाज़ को उठाते हैं। हमारे देश में करीब 65% आबादी जो युवाओं की है, और आप देखेंगे संसद के अंदर की जो स्थिति है, 12% युवा आज भी संसद के अंदर है। ये दुखद है। देश में सबसे जो हमारा बैकबोन कहा जाता है, देश का बैकबोन होता है युवा, तो युवाओं की आवाज़ को कम करने का प्रयास किया जाता है। और आप कहेंगे कि राजनीति में जा कर के छात्र नेता क्या कर सकता है, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय बड़ा गौरवमय इतिहास रहा है। माननीय कल्पनाथ राय जी यहीं के छात्र है, राजनाथ सिंह जी यहीं के छात्र है, शिव प्रताप शुक्ल जी यहीं के छात्र है, हमारे क्षेत्र के विधायक शीतल पांडे जी यहीं के छात्र है। तो विश्वविद्यालय एक तरीके से आप कहेंगे तो ये बड़ी उपजाऊ भूमि है। इस भूमि से बहुत सारे धुरंधर छात्र नेता भी पैदा हुए हैं, और हम तो लॉ के विद्यार्थी हैं। आप एक पता करेंगे तो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है गोरखपुर विश्वविद्यालय को। कारण क्या है कि यहाँ का छात्र संघ जातीय वर्चस्व का चुनाव बन करके रह जाता है? देखिए, होता क्या है कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की एक पौध लगाई जाती है। जब वो फसल बन के तैयार होते हैं तो कुछ चंद चुनिंदा मठाधीश टाइप के लोग उस फसल को काटना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो छात्र होता है, कहीं न कहीं वो भौकाल और तमाम तरह के इस बाहरी आडंबर में आकर के फंस जाता है। कभी कभी वो तत्काल लगता है कि मैं फलाने के साथ जुड़ गया तो मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया, लेकिन होता क्या है कि आप उनके साथ जुड़ करके उनके पीछे लग्गू बन जाते हैं। आपको छात्रों ने आप नेतृत्व करने के लिए चुना था, लेकिन आप खुद किसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो ये काफ़ी दुखद है, और मेरा मानना है कि इस समय ये चीज़ें काफ़ी कम हुई हैं। आज का जो छात्र है, वर्तमान का जो छात्र नेता है, वो कहीं न कहीं अपने दम पे, अपने स्ट्रगल के माध्यम से वो अपने आप को स्टैंड कर रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय में चुनाव तो होता नहीं है। और हम तो ये मानते हैं कि विश्वविद्यालय का सारा जितने भी छात्र नेता हैं सब बधाई के पात्र हैं, और उनके प्रति आभारी होना चाहिए कि बिना चुनाव के अगर कोई छात्र पढ़ता है साल भर, तो उसको एक उम्मीद होती है कि छमाही का हमको एग्ज़ाम देना है, हमको वार्षिक का एग्ज़ाम देना, मेरा रिजल्ट आएगा। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में पिछले 6 सालों से जो छात्र नेता यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, उसको पता होता है कि मेरा चुनाव नहीं होगा, मेरे यहाँ से कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। अपने घर से गालियाँ भी सुनता है, अपने जेब का पॉकेट मनी खर्च करके वो राजनीति करता है, लोगों की मदद करता है। तो अभी मुझे लगता है वर्तमान की परिस्थितियों में किसी भी मठाधीश का बहुत बड़ा असर छात्र नेताओं के ऊपर नहीं है। छात्र नेता अपने दम पे जो भी पहचान बना पाते हैं, छोटी या बड़ी पहचान अपने दम पे बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में छात्र संघ का चुनाव होता है तो इस चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे न जातिवाद चलने वाला है, न किसी मठाधीश की मठागिरी चलने वाली है। आम छात्रों की जो आवाज़ को उठाता है वही विश्वविद्यालय का छात्र नेता, वही छात्र संघ पदाधिकारी होगा। अभी आपने कहा किसी के साथ जुड़ करके
आप अपना बड़ा नाम नहीं बना सकते, स्वतंत्र पहचान नहीं बना सकते, आप उनके पिछलग्गू बन करके रह जाते हैं। फिर क्या कारण है कि योगेश प्रताप सिंह पहले किसी और दल में थे, आज किसी और दल में हैं? देखिए आपका ये सवाल बड़ा वाजिब रहा और सबके मन में एक भ्रम सा है कि मैं विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा। आपने संगठन का नाम ले चुके, मैं बता दे रहा हूँ। मैं 2015 में विश्वविद्यालय का छात्र रहा और मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि NSUI जो छात्र संगठन था उसका विश्वविद्यालय के स्तर पर हमारे पूर्वांचल में उसका का आप देखेंगे तो कोई बहुत खासा असर नहीं था। हम विश्वविद्यालय में आए, चूँकि हमको राजनीति से कोई बहुत वास्ता नहीं था, लोगों को मदद करना मेरा एक माध्यम था। विद्यार्थी परिषद के लोग हमसे मिले जुले, उन्होंने हमसे अपना संपर्क बढ़ाया, हम भी उनके संपर्क में आए। फिर अगले साल छात्र संघ का चुनाव होता है, एक हमारे करीबी बड़े भाई थे, वो विद्यार्थी परिषद के सिंबल से चुनाव पैनल से चुनाव लड़ते हैं, हम उनके साथ रहते। इसी दरमियान मेरा कार्यालय पे जाना, विद्यार्थी परिषद के चाहे उनके लोगों से संपर्क होना चलता रहा। लेकिन मैं पूर्ण रूप से अगर आप कहेंगे कि मैंने राजनीति में जब मैंने नेतृत्व करने की शुरुआत की तो मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे NSUI जैसा छात्र संगठन मिला। मैं विद्यार्थी परिषद के साथ जो है कि 2 साल तक काम किया, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उन 2 सालों में मुझे झंडा ढोने वाला और पट्टा बांधने वाले के अलावा कोई पहचान नहीं मिला था। हमको नेतृत्व करता कि अगर किसी ने पहचान दी है तो हमारा छात्र संगठन है, हमारा NSUI है। अभी जैसा कि आपने कहा कि आपके एक करीबी थे जिनके चुनाव को लेकर के आप विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर तमाम बार आते जाते रहे हैं, ऐसे में क्या ये मान के चला जाए कि योगेश प्रताप सिंह के लिए विचारधारा से ऊपर व्यक्तिगत संबंध रहते हैं? देखिए मेरा मानना है कि विचार जो होता है वो व्यक्ति में होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं उस विचारधारा से मन खिन्न होने का पीछे एक बड़ा वजह ये था कि वो एक प्रकार से वो वॉशिंग मशीन हो चुका है। वही व्यक्ति जब किसी दूसरे संगठन में होता है, दूसरी विचारधारा से जुड़ा होता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को उसकी आलोचना करने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी बुराई करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जैसे छात्र संघ का चुनाव आता है, कोई धनाढ़ आता है, कोई धनबली आता है, कोई जातिगत समीकरण से निकल करके आता है, फिर ये होता है कि आज से आपको इनका जयकारा लगाना है, ठीक। और चूँकि छात्र जो होता है, जो छात्र नेता होता है, शुरू से बगावती तेवर वाला होता है, वो किसी के पीछे जो है कि आँख और कान बंद कर किसी के पीछे नहीं घूम सकता। यही सब वजह रही कि विद्यार्थी परिषद से मेरा मोह भंग हो गया। उसके बाद से मैंने विद्यार्थी परिषद से पूर्ण रूप से मैंने बहिष्कार कर दिया उसका। वर्तमान में आप भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में हैं, एक ऐसा छात्र संगठन जो कहा जाता है कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। हालांकि कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो भारत के हर छात्र नेता के आदर्श जयप्रकाश नारायण के साथ जो उनके संबंध थे उन्हें मधुर तो कभी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में क्या एक छात्र नेता के तौर पर यदि आप जयप्रकाश नारायण को आदर्श मानते हैं तो आपकी आत्मा आपसे प्रश्न नहीं करती कि आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? देखिए जयप्रकाश नारायण हों, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, चाहे जो ऐसी एक धुरी थी जो कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत में थी और उन्होंने एक परिवर्तन के लिए, समाज के लिए काम किया। लेकिन आपको यह जानकर के आश्चर्य भी होना चाहिए, तत्कालीन परिस्थितियों को आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप अभी देखेंगे कि विश्वविद्यालय के काम छात्र नेता योगेश प्रताप सिंह जी की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन इस शहर के अंदर जब मुख्यमंत्री आते हैं तो पूरे छात्रावास पे कब्जा कर लिया जाता है, पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, घर पे रात के 2 बजे छापेमारी की जाती है, गिरफ्तारियां की धमकी मिलती हैं, तमाम प्रकार के मुकदमे हम लोग झेलते रहते हैं। लेकिन कभी आप ये विचार नहीं करते कि जब उस कांग्रेस की सरकार में लोग कहते थे कि कांग्रेस पूरे देश में कब्जा जमा के रखी थी, किसी की एक सीट नहीं निकलती थी, उस टाइम पर यदि किसी छात्र नेता ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया तो उसके पीछे वजह क्या रही? वो कांग्रेस की वजह थी कि कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे कि जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण बनाया गया। वो जननायक बन पाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नायक बन पाए, तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस थी। कांग्रेस अगर चाही होती तो वह आंदोलन इनकी तरह लाठियों के दम पे दबाना चाहिए होती तो दबा दी होती, न तब ये सोशल मीडिया था। मैं आपको सुनिए, आप बात पूरी होने दीजिए। तो आप करें जयप्रकाश नारायण जी का जो है कि उनके प्रति हम उनका बराबर सम्मान करते हैं। देखिए, व्यक्ति का विचारों का विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत विरोध नहीं होना चाहिए। जयप्रकाश जी का छात्र आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा और हम लोग तो कांग्रेस की विचारधारा से हैं, लेकिन जब हम लोग छात्रों के सामूहिक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं तो अक्सर हम लोहिया के नारे को भी लगाते हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तो लोहिया जी हों, चाहे जयप्रकाश नारायण हों, चाहे किसी भी विचारधारा के ऐसे व्यक्ति हों, जैसे मैंने शुरू में आपसे बताया माननीय राजनाथ सिंह जी उदम जो है कि भाजपा के नेता हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय के राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है। तो छात्र नेता जो होता है वो दलों के दराज में बहुत ज़्यादा दिन अच्छा नहीं लगता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पार्टी के गाइडलाइन से हट करके भी अच्छे लोगों का सम्मान करना चाहिए होता है, और वो जयप्रकाश नारायण जी का बराबर सम्मान है। और हमारी आत्मा खुश भी है क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, हम गांधी के अनुयायी हैं
और हम इसलिए कांग्रेस परिवार में रह के काफ़ी खुश महसूस करते हैं अपने आप को। दो बातें आपने कही कि लाठियों के दम पर अगर दबाना चाहा गया होता तो जयप्रकाश नारायण जी लोकनायक नहीं बन पाते और आप गांधी के अनुयायी हैं। हालांकि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जयप्रकाश नारायण जी पर काफ़ी लाठियाँ बरसी थी और उन लाठियों को रोक लेने वाले कुछ लोग क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े नेता हो गए। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी खुल करके, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। वर्तमान परिदृश्य में आप छात्रों को कहाँ तक देखते हैं कि आज के परिदृश्य में मतलब छात्र क्या महसूस करते हैं? देखिए, ये आप गोरखपुर विश्वविद्यालय नहीं, आप देखेंगे कि पूरे देश में, आप इतिहास में जाएंगे तो इस देश में जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं उसके पीछे जो कर्णधार रहा, जो सूत्र रहा है, वो विश्वविद्यालय से निकल के जाता है। आपने जयप्रकाश नारायण जी का मामला उठाया, वो मेस की फीस बढ़ी थी शायद बिहार में, दाल पतली मिलती दाल महंगी मिलती थी, मेस का मामला था फीस का, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ। आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय, चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, चाहे JNU हो, चाहे AMU हो, चाहे AU हो, चाहे BHU हो, चाहे DDU हो, हर विश्वविद्यालय में जब छात्र आज सरकार से अपने हक हकूक़ की बात करता है, जब वो छात्रवृत्ति मांगता है, जब वो अच्छी डिग्री के बाद से नौकरी मांगता है, तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। और दुर्भाग्य है कि जो छात्र सरकार से रोज़गार मांगता है, अपना हक मांगता है, उसको आप देशद्रोही बना देते हैं, उसके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप जब मेरी चार्जशीट देखेंगे, कई मुकदमे जो हम लोगों के ऊपर हुए हैं, उसमें ऐसे ऐसे मुकदमे हम लोगों के ऊपर लगाए गए हैं जो संगीन अपराधियों के ऊपर भी नहीं लगाए जाते होंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब छात्र नेताओं की ये स्थिति है, जो छात्रों का नेतृत्व करता है, तो आम विद्यार्थी अपनी बातों को कितने अच्छे से रख पाता होगा, चाहे वो कितना अपना भविष्य इस सरकार में सुरक्षित देखता है, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। मतलब छात्रों का भविष्य सरकार में सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में आपके हिसाब से छात्रों के लिए, छात्रों का भविष्य जिस सरकार में सुरक्षित हो, वो सरकार कैसी होनी चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो आप किसी का काम करें ना करें, मेरा मानना है, क्योंकि हम छात्र राजनीति में हैं, मेरा पहला मोटो ये होता है, अगर कोई मेरे पास छात्र फ़ोन करता है तो हम उसका काम करा पाएँ चाहे ना करा पाएँ, हम कम से कम उससे लहजे में बात करते हैं, उसको सम्मान देते हैं और कोशिश करते हैं हम उसकी मदद करें। लेकिन इस सरकार में किसी की मदद करना तो छोड़िए, संवादहीनता बहुत बड़ी चीज़ है, असंवेदनशील सरकार है। अब देखेंगे कि जिस प्रकार से छात्रों के आंदोलन को लाठियों के दम पर, पुलिस के बूट के दम पर रोका जाता है, दमन किया जाता है, वो काफ़ी दुखद है। और मेरा मानना है कि सरकार जो भी हो, मैं नहीं कहता कि हमारी पार्टी की सरकार हो, जिस राज्य में जिसकी भी सरकार हो, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, लेकिन उन सरकारों को छात्रों की आवाज़ों को सुनना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि छात्र ही कल का भविष्य होता है। तो हमें छात्रों की आवाज़ को हमेशा सुनना चाहिए, उनकी बात को आगे रखना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। तो मौसम को देखते हुए हम जानना चाहेंगे कि छात्रों के दिल में क्या चल रहा है? देखिए, हम कैंपस में घूमते रहते हैं, छात्रों से बात होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है, तो एक चीज़ तो है कि छात्रों के मन में इस सरकार को लेकर के एक आक्रोश है कि रोज़गार न मिलने का। जब आप एक लेवल में आप BA की पढ़ाई कर लिए, MA की पढ़ाई कर लिए, LLB मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो माँ बाप पूछते हैं, मेरे भी गार्जियन पूछते हैं कि बेटा अब क्या करवा, और ये सबसे कठिन सवाल होता है। जो छात्र दिल्ली में जा कर के, लखनऊ में जा कर के, गोरखपुर में छात्रावास में रह कर के कंपटीशन की तैयारियां करता है, सालों साल तैयारियां करता है कि पाँव के चप्पल घिस जाते हैं, रोज़गार कार्यालय का चक्कर लगाते हुए सर के बाल झड़ जाते हैं। लेकिन जब उसको रोज़गार के नाम पे लाठियां दी जाती हैं तो कहीं न कहीं छात्र बड़ा निराश होता है और ये काफ़ी दुखद है। बाबा नागार्जुन की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। इनके अलावा एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वह तीसरा आदमी कौन है और देश की संसद मौन है। हालांकि सरकारें कई आई गई, लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं खड़ा रहता है कि वह तीसरा आदमी कौन है। आपके हिसाब से, क्योंकि आप प्रदेश के स्तर पर छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो तीसरा आदमी कौन हो सकता है? देखिए, लोकतंत्र में जी, एक वास्तविकता यही है कि जो यहाँ की सरकारें होती हैं, लगभग सारी चीज़ें जो घुमा फिरा करके, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, सबका जो है कि एक डोर होता है जो एक आदमी के हाथ में होता है, जो यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व का मुखिया होता है, जो देश का PM होता है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो रोटी है वो अच्छे से बने भी और गरीब के पेट में अच्छे से जाए भी। जी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और कहीं कहीं मेरा मानना है कि अगर देश में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अगर किसी गरीब के पेट में निवाला नहीं जा रहा है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं सरकार का हाथ है और सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।
सरकार के हाथ की आपने बात की, मैं हाथ की सरकार की बात करता हूँ। 1 रुपये में 19 पैसा पहुँचता था कहीं ना कहीं जनता के पास, 81 पैसे कहीं चले जाते थे। तो अब तक परिस्थितियाँ नहीं बदली। ऐसे में क्या ये मान के चला जाए कि जो तीसरे आदमी का तंत्र है वो दोनों सरकारों से ज़्यादा मजबूत है? देखिए, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जी कांग्रेस की जब सरकार रही है, आप आम आदमी से बात करेंगे, वो कहता है कांग्रेस किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सरकार रही है। लेकिन आप इस वर्तमान सरकार की बात करेंगे, चूँकि सरकार नहीं, इसको कहते हैं कारपोरेट कंपनी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी, लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार है, इसे कहा जाता है मोदी सरकार है। यह व्यक्ति विशेष की सरकार है, कारपोरेट घराने की सरकार है, मोदी, अंबानी और अडानी की सरकार है। ठीक है, तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि पहले की सरकार की तुलना इससे आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो तो ऐसे भी कह सकते हैं ना कि महागठबंधन की सरकार रहती थी, बहुत सारे दल मिल करके सरकार बनाते थे, एक व्यक्ति के नाम पर एक दल को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। अगर आप देखिए, चुनाव जीतना एक घटना होती है और नेता बनना एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर चुनाव जीत जाने को आप कहते हैं कि ये बहुत अच्छे थे, चुनाव जीत गए, देखिए चुनाव क्या होता है, वो समीकरणों पे आदमी चुनाव जीत जाता है। लेकिन आपको अंदाज़ा तब होता है, आप भी तो अच्छे दिन के वादे में साथ आए थे। लेकिन आज खुद आप पत्रकारिता जगत से हैं और आप देखेंगे कि भारत का जो पत्रकारिता का जो अवार्ड होता है, सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है, चाहे फिर जो एक एजेंसियां होती है जो चेक करती हैं कि हमारे देश में पत्रकारिता किस जगह पे है, तो आप देखें कि 144वां स्थान है हमारा, काफ़ी दुखद है। ठीक, तो इस देश में न प्रेस स्वतंत्र रह गया है, न हमारा न्यायपालिका को ठीक से काम करने दिया जा रहा है, न प्रशासन जो एक CBI और ED इन सबको जो है कि एक प्रकार से कहा जा रहा है कि ये सरकार का दूसरा विंग हो चुका है। तो आप कहाँ देख रहे हैं इस सरकार की तुलना पूर्ववर्ती सरकारों से कर रहे हैं? आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। इस सरकार का कहीं तुलना ही नहीं पूर्ववर्ती सरकारों से। पूर्ववर्ती सरकारें यदि आपके मामले से, आपके हिसाब से बेहतर थीं, तो पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, कॉलेजियम पर काफ़ी चर्चा भी होती है, कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जिनको भी तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्वतंत्र रह गई हैं। एक परिवार का कब्जा हो चुका है, उसे भी तो कॉरपोरेट कहा जा सकता है। और न्यायपालिका का जो सबसे ऊंचा दर्जा माना जाता है वो कॉलेजियम के अंदर में आ रहा है। इसे आप किस परिदृश्य में देखते हैं कि आपकी सरकार कहाँ सही थी? दोनों सरकारें तो हमारे विचार से एक ही जगह पर खड़ी होती हैं। देखिए, आपका सवाल काफ़ी वाजिब है और सही भी है, क्योंकि हम विधि के विद्यार्थी भी हैं और हमको पता है कि हमारे संविधान में संशोधन का भी प्रावधान दिया गया है। बिल्कुल है। ठीक, तो अगर जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, उनमें संशोधन किया जाना चाहिए और इसका स्वागत है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि आप जो बिल लाएंगे, आप जो चीज़ें करना चाहेंगे ना, वो आप अपने 2 चहेतों के लिए करते हैं। आप वो चीज़ें, आपको कॉलेजियम सिस्टम पे आप कभी बात नहीं करना चाहते हैं। आप ये बताइए, आपसे सीधा सा सवाल है, किसान बिल आने से पहले अडानी का पंजाब में 1 लाख 1.5 लाख टन से ऊपर का गोदाम बन के तैयार हो गया था। डील हुई थी सरकार और अडानी के बीच में। उनको पता था क्या कि नहीं, एक बिल आने वाला जिसमें भंडारण की पूरी क्षमता हमको दी जाएगी। ठीक, तो ये कहाँ आप बात कर रहे हैं भाई साहब? बहस का देखिए, सुप्रीम कोर्ट का परसों का स्टेटमेंट था कि संसद में बिना बहस किए हुए जो बिल पेश किए जा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो है कि तनाव पैदा हो रहा है। आप देखेंगे इस देश में करीब, मुझको लग रहा है इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, 1.5 साल से चल रहा आंदोलन, 450 किसान मर चुके हैं। आज तक सरकार ने उन किसानों से मिलने का जो है कि विचार नहीं किया। कहाँ संवेदनशीलता इस सरकार के अंदर? ये निकम्मी सरकार है, कभी न किसी की सुनती है या तानाशाही कर रही है। ये सरकार पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना के लायक है ही नहीं। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जब आपने कहा कि तानाशाही है, किसान आंदोलन एक बार पूर्व में भी हुआ था जब इंदिरा जी सत्ता में थी। महज 3 घंटे में वो आंदोलन भी ख़त्म हो गया था। कैसे निपटा था वो आंदोलन, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा इतिहास जानता है उसको। तो ऐसे में बंदूकों के दम पर यदि आपने शासन किया है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरी सरकार तानाशाह है? क्योंकि हाथ आपके भी बेदाग नहीं है। देखिए, आपका ये आपातकाल को लेकर के जो इस शिगुफा जो बनाया गया है, आप देखेंगे कि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी जब भी उनसे मीडिया ने कहा होगा आपातकाल के बारे में, मेरा नेता स्पष्ट रूप से कहता है कि आपातकाल देश के लिए गलत चीज़ थी। उसके अंदर वो गट्स है, वो हिम्मत है। ठीक है, हमारे नेताओं में हिम्मत होता है, हमने गलत किया तो उसको हम स्वीकार करते हैं। आपातकाल जहाँ पे गलत हुई, और एक चीज़ और, आपातकाल के बारे में जब आपको इतनी जानकारी है तो आपको जानकारी ये भी होगी कि आपातकाल वास्तव में जिसके लिए और जिसने लगवाया था,
आज उनके बीवी और बच्चे उसी पार्टी में कई दशकों से सांसद बन के घूम रहे हैं। गजब का है, मतलब इसके क्या दोगलापन है, मतलब कि आपको आपातकाल के लिए आपको कांग्रेस परिवार को दोषी देना, ठीक, लेकिन जिसने आपातकाल लागू करवाया उसके खानदान के लोग आपके पार्टी में आके फायर ब्रांड के नेता बन जाते हैं। किस मुंह से आप बुराई कर पाते हैं कांग्रेस पार्टी की? नहीं, हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों की बुराई होती है, कांग्रेस पार्टी की बुराई कहीं नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए उनकी निंदा की जाती है। पार्टी कांग्रेस जो ए ह्यूम ने स्थापना की थी, जिसकी उसका हम सम्मान करते हैं, आज़ादी की लड़ाई में उसने योगदान दिया था। एक ही पार्टी थी जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी, ये खुले तौर पर स्वीकार किया जाता है। जहाँ तक आपने बात की कि जिसने आपातकाल के लिए जिसको जिम्मेदार माना जाता है, जिसके लिए लगाया गया था, उसके बीवी और बच्चे की, तो आधी रात को बारिश जब हो रही हो, ऐसे में एक विधवा औरत को उसके 1-1.5 साल के बच्चे के साथ घर से बाहर निकालने को आप कहाँ तक न्यायोचित देखते हैं, और क्या इसे तानाशाही समझा जाए? देखिए, आपके इस जो ये बात आपने कहा है, इस बात में उतनी सच्चाई है जितनी सच्चाई पंडित विजयलक्ष्मी पंडित के फ़ोटो को नेहरू जी के साथ देख करके आईटी सेल के जो है कि चिंटू टाइप के लोग लिखते हैं कि नेहरू जी यस थे। यह चीज़ें कहीं भी ऐसी नहीं थी। आज भी आप देखेंगे कि राहुल जी के मन में अपने भाई वरुण गांधी के लिए बराबर सम्मान है। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया है और दोनों परिवार, उन लोगों में व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं रहा। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, हो सकता है ऐसा लग रहा हो सोनिया जो है कि मेनका जी को कि मेरा बेटा राहुल के होने के बाद वजह से डोमिनेट नहीं हो पाएगा, वहाँ पे दब जाएगा, तो मे भी उन्होंने बेचारा अपनी पार्टी बदल ली हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं था। और आपको तो ये जान के आश्चर्य होना चाहिए सबको कि राजीव गांधी जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो पूरी राजनीति जो है कि संजय गांधी चलाते थे। आप ये बात कहाँ से आपके दिमाग में आ गई कि, और उस परिवार में एक चीज़ जान लीजिए, उस परिवार में कभी भी वैचारिक मतभेद हुआ ही नहीं। उस परिवार में बराबर दूसरे का सम्मान होता है, किसी ने विरोध नहीं किया। ये आपके मन की बात है क्या? वरुण गांधी कभी कहते हैं क्या घूम करके कि नहीं राहुल गांधी मेरी जायदाद हड़प लिए, मेरी संपत्ति हड़प लिए, मुझको राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिए? और मुझको लगता है कि राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी होते तो आज जो उनका कद है, आज जो उनका ओहदा है, वो भी राष्ट्रीय नेता का होता। आप देखेंगे राहुल गांधी आज कहाँ पे, वरुण गांधी आज कहाँ पे, ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। देखिए, अपने लोगों का, अपने परिवार का साथ छोड़ने का नुकसान हमेशा होता है। इस चीज़ का एहसास मेनका जी को भी है, वरुण जी को भी है। पूर्व में साथ मंत्रालयों में जगह भी पा जाते थे, इस बार दरी बिछाने वाले कार्यक्रम में आ गए हैं। कोई झंडा बंडा वाला भी उनको पद नहीं मिला हुआ है। नहीं, ये जो पदों की बात है इसको ज़रा सा किनारे हटाएं, क्योंकि आपके भी दल के कई नेता जो हैं वो पदमुक्त किए जाते रहे हैं बराबर। कुछ युवा नेता आपके दल में भी काफ़ी नाराज़ हैं। दल बदलने की बात चली तो ग्वालियर नरेश का बात सबकी जुबान पर रहता है कि उन्होंने भी दल बदल लिया अपना। ग्वालियर नरेश जो कि युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय थे, आखिर क्यों उन्होंने दल बदली? अब देखिए, ग्वालियर नरेश दल क्यों बदले, अब इसके बारे में हम तो नहीं कह पाएंगे बहुत कुछ, लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट सिंधिया जी का याद आता है कि उन्होंने जब पार्टी छोड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं लगातार गांधी परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो उस टाइम पे मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी किया था। राहुल गांधी जब बाहर निकले अपने घर से तो उन्होंने मीडिया से एक बात कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनके लिए मेरे घर पे न कोई सिक्योरिटी की जांच होती थी, न कभी ये कहा गया था कि राहुल गांधी आज आराम कर रहे हैं। वो 24 घंटे 12 बजे तक मेरे घर पे कभी भी आ सकते थे, ठीक। तो जो इंसान अपने मित्र के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा ले, वो जो जैकेट पहन के घूमते थे, प्रियंका जी ने उनको रक्षाबंधन पे वो जो है कि उनको दिया था, उनने वो एक ही थाली में लोग खाना खाते थे, विदेश में घूमने एक साथ जाते थे, पढ़ाई एक साथ करते थे। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि राहुल गांधी जी ने हमको सम्मान नहीं दिया, हमारी बात नहीं रखी गई, तो उनके बारे में शायद विचार करना ही हम लोग को लगता है ये आपका भी, आपके चैनल की बदनामी है कि उनके बारे में हम विचार करें। यहाँ पे जो आदमी अपने मित्र का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। तो ये चर्चा तो काफ़ी लंबी हो रही है और हम अपने दर्शकों के लिए समय सीमा का भी ध्यान रखेंगे। आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी, द्वितीय भाग हम लेकर के आएंगे इस पर चर्चा का। फिलहाल के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जो भी छात्र या जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सारे छात्रों से, आपके माध्यम से जो भी छात्र हैं, चाहे जो भी जनता आपको देखती होगी, सुनती होगी, सबसे अपील यही है कि जिम्मेदार नागरिक बनिए जी, और अपने अधिकार को जानिए, अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को जानिए, और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अच्छे व्यक्तित्व का होना काफ़ी आवश्यक होता है।
आवश्यक क्या कहें कि आप अनिवार्य होता है। अगर किसी राष्ट्र में अच्छे व्यक्ति होंगे तभी वो राष्ट्र बड़ा होता है, महान होता है। तो सबसे निवेदन है, उम्मीद है, अपील है कि वो लोग अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति वो जो है कि एक सम्मान का भाव रखें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रदेश महासचिव के पद पर काम कर रहे योगेश प्रताप सिंह। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इनसे दोबारा चर्चा का हम अंश लेकर के आएंगे, क्योंकि ये चर्चा अभी अधूरी है। ऐसे ही लोगों से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।